ओके, तो आज हम यूनिट 3 के सोशल केस वर्क की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उससे बेसिस जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बिकॉज अभी क्वेश्चन जो थोड़े लेंदी आ रहे हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। 15 क्वेश्चन है लगभग टोटल, 15 MCQ उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो भी उससे रिलेटेड थ्योरी है, थ्योरी को हम लोग कवर करेंगे इस क्लास के अंदर। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्लास है। ओके, सो इन द सोशल केस वर्क वी विल स्टडी सम इम्पॉर्टेंट थ्योरी। और थ्योरी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, एनीबडी? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, हाउ वी यूज़ थ्योरी, थ्योरी का क्या महत्व है? ओके, सो थ्योरी बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आपने बताया सही है कि आप जो पढ़ रहे होते हैं जो थ्योरेटिकल चीज़ें, फ्रेमवर्क या मॉडल या अप्रोचेस, उसको इम्प्लीमेंट करना आपको फील्ड में, या उसको कैसे यूज़ करना है। तो थ्योरी बेसिकली हमको एक काइंड ऑफ फ्रेमवर्क देता है, एक अप्रोच देता है कि आपको किसी भी इंडिविजुअल की या ग्रुप की जो प्रॉब्लम्स है या जो नीड है या उसके जो चैलेंजेस हैं वो कैसे टैकल करेगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे उसकी समस्या को अंडरस्टैंड करेंगे। तो डिफरेंट थ्योरी होती हैं। सो वी यूज डिफरेंट थ्योरी इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। लाइक अब सभी की एक जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो किस प्रॉब्लम में कौन सी थ्योरी हम यूज़ कर सकते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी थ्योरी यूज हो सकती है, उसको लेकर के हम लोग थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, सो दैट कि उस थ्योरी को हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर पाएँ। सबसे पहली थ्योरी है आपका साइको सोशल थ्योरी, इसको मनोसामाजिक सिद्धांत बोलते हैं। ओके, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ये PPT मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो आप लोग पढ़ लेना बाद में, बट अभी इसको हम ब्लैंक पेज पे इसको एक्सप्लेन करते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। द फर्स्ट वन इज साइको सोशल। देखिए एक थ्योरी और होता है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, वो किसके द्वारा दिया गया था? बताइए। एनीवन? ये तो साइको सोशल थ्योरी है। वो जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, मानव सामाजिक विकास का सिद्धांत। हाँ, सिगन एरिक एरिक्सन इज द राइट आंसर। देखिए सिगमंड फ्राइड की अलग थ्योरी है, साइकोनाटिकल थ्योरी है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई। साइको एनालिसिस जो अप्रोच है उनकी, वो सिगमंड फ्राइड की है। बट साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, मानव सामाजिक विकास का सिद्धांत, वो आपका एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। वेरियस डिफरेंट स्टेजेस हैं, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कभी। साइको सोशल थ्योरी हैमिल्टन के द्वारा दी गई है। इनके द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था जिसका नाम था अंडरलाइंग फिलॉसफी ऑफ सोशल केस वर्क। ओके, 1941 में। इसमें उन्होंने एक टर्म यूज की, या बोल सकते हैं कि जो अप्रोच यूज की, दैट इज डायग्नोस्टिक अप्रोच, या इस वर्ड को इन्होंने यूज किया। ओके, सो दैट कि जो साइको सोशल प्रॉब्लम है उसको हम सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाएँ या एक्सप्लेन कर पाएँ, इसलिए हम इसको डायग्नोस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं, इस थ्योरी को। डायग्नोस्टिक अप्रोच में क्या होता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को पहले उसका असेसमेंट कर रहे होते हैं, क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्लाइंट की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, फिर उसके बाद हम उसको ट्रीटमेंट या प्रॉपर तरीके से जो प्लानिंग की जाती है कैसे उसको ठीक करना है, वो बाद में आता है। सो इसलिए हम इसको डायग्नोस्टिक अप्रोच के नाम से भी जान सकते हैं, या साइको सोशल थ्योरी, एक ही बात है। देखिए साइको सोशल थ्योरी जैसे कि नाम से पता चल रहा है, दो टर्म यहाँ पर, एक तो है आपका साइको, दूसरा सोशल। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखा जाता है कि जो क्लाइंट है उसकी केवल साइको, या बोल सकते हैं सिंपल, केवल इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, या इसको बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल। दैट कैन बी मल्टीपल सोशल फैक्टर आल्सो, इसलिए साइको सोशल लिखा हुआ है। सोशल फैक्टर भी हम लोगों को स्टडी करना होता है। सोशल फैक्टर बोलते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ों पे एम्फेसिस करते हैं, एक तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे फोकस करते हैं, और साथ साथ एनवायरमेंटल या फिर सोशल फैक्टर पे फोकस किया जाता है। इन दोनों की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस थ्योरी में ये मानते हैं कि जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है किसी व्यक्ति की, बिकॉज ऑफ द सोशल फैक्टर्स एंड आल्सो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स।
सो यहाँ पर एज ए सोशल केस वर्कर हमारा फोकस होता है कि सभी के सभी जो फैक्टर्स उसको देखना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके रिगार्डिंग फिर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। ओके, 1 सेकेंड, क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कोई सिंगल मदर है, if she is like is experiencing or struggling with the depression due to financial issue, financial vulnerability, ओके, तो एज ए सोशल केस वर्कर हमारा जो फोकस होगा कि जो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल चैलेंजेस है, पर्सनल चैलेंजेस जैसे कि मैंने बताया, फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे फॉर एग्जांपल इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है, और पैसा नहीं होता है, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं एक लो सेल्फ स्टीम डेवलप हो जाता है, लो सेल्फ स्टीम। ये सभी के सभी साइकोलॉजिकल या पर्सनल इशू हो सकते हैं। और जो हम बात कर रहे हैं सोशल कंडीशन की, सोशल फैक्टर्स की, तो व्हाट कैन बी द सोशल फैक्टर, लाइक फैमिली सपोर्ट नहीं है, बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं हो सकता उसके पास, इसी वजह से फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी है। तो ये जो दोनों के दोनों, पहला तो आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया, दूसरा आपका सोशल फैक्टर हो गया। इन दोनों को हम यहाँ पर देखेंगे एज ए सोशल वर्कर, और उसको उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मतलब होता है कि जैसे कि काउंसलिंग देना। साइकोलॉजिकल फैक्टर के लिए हम लोग साइको सोशल काउंसलिंग दे सकते हैं, सो दैट उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और सोशल सपोर्ट के लिए कई प्रकार का, जैसे फाइनेंशियल एड देना, या जो माइक्रो फाइनेंसिंग होती है उसके माध्यम से स्मॉल लोन जो दिए जाते हैं, सो दैट कि अपना कुछ काम स्टार्ट कर पाए वो। इस प्रकार के प्रोग्राम जो सोशल फैक्टर्स में आ सकते हैं। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर पे हमारा फोकस होता है। उसके माध्यम से हम ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी क्लाइंट का, किसी भी व्यक्ति का, सो दैट कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस हो पाए। इज इट क्लियर? ओके। और सर इन्होंने जो आर्टिकल दिया था वो क्या है सर, पूरा समझ नहीं आ रहा था, अंडरलाइन। हाँ, अंडरलाइनिंग फिलोसफी ऑफ सोशल केस वर्क। ओके, ये इसमें लिखा होगा, ये आपको नोट्स मिल जाएगा, इसमें लिखा है अंडरलाइनिंग फिलोसफी ऑफ सोशल केस वर्क। ये पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लिख नहीं सकते, इसलिए मैं ब्लैंक पेज पे आपको बता रहा हूँ। तो लिखने की ज़रूरत नहीं, वो उसमें नोट्स में ऑलरेडी होगा। और मैं यहाँ पर बात की थी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके अंदर, जैसे कि मैं बात कर रहा था पर्सन इन द इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या होता है? पर्सन इन सिचुएशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी क्लाइंट को एक लार्जर सोशल सिस्टम का हिस्सा मान रहे हैं। इसका मतलब है कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसको हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करेंगे कि उसके रिलेशन कैसे हैं बाकी लोगों से, या मतलब उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उस फैमिली सपोर्ट सिस्टम कैसा है, ठीक है, सोशल कंडीशन कैसी है। तो व्यक्ति को हम उसके इन्वायरमेंट के बेसिस पे देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, इसलिए उसको हम बोल रहे हैं पर्सन इन इन्वायरमेंट। मतलब ये कंसेप्ट भी आपको समझना ज़रूरी है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो आपका पहला जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या साइकोलॉजिकल फोकस होता है सोशल वर्कर का, इसमें कई प्रकार से हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट भी हो सकता है। डायरेक्ट का मतलब होता है जैसे कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंडिविजुअल को हम काउंसलिंग के माध्यम से हेल्प करते हैं, मल्टीपल सेशंस रखते हैं, उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, उसको हेल्प करना, मदद करना किसी भी रूप में साइकोलॉजिकली, वो हमारा डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है, डायरेक्ट ट्रीटमेंट होता है। इनडायरेक्टली मतलब होता है कि उसका जो सोशल एनवायरनमेंट है, सोशल फैक्टर्स हैं, उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर कर सकते हैं, लाइक फाइनेंशियल एड देना, या हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, या कई प्रकार से एजुकेशन या स्किल्स प्रोवाइड कराना, सो दैट उसके आसपास का जो सोशल फैक्टर्स है वो इंप्रूवमेंट हो जाए उसमें। सो दीज आर द साइकोलॉजिकल और द सोशल फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा, तो ये जो प्रॉब्लम है वो उसकी एड्रेस हो सकती है। दैट इज साइको सोशल थ्योरी, मनोसामाजिक थ्योरी। क्लियर? बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी यहाँ पर है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थ्योरी, इसको बोलते हैं व्यवहार संशोधन सिद्धांत। ओके।
बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थ्योरी को अगर हम समझें तो और कई प्रकार की जो डिफरेंट बिहेवियरिस्ट हुए हैं उनकी डिफरेंट थ्योरी दी गई हैं, उससे उससे बोल सकते हैं इंस्पायर है या उससे रूटेड है ये बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थ्योरी। जैसे कि बाकी के जो डिफरेंट थ्योरी है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? पावलोव। बिल्कुल, इवान पावलोव के द्वारा। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बीएफ स्किनर। तो जितने भी बिहेवियरिस्ट हुए हैं उन्हीं की जो थ्योरी है उसी पे आधारित ये बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थ्योरी को डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इस थ्योरी में माना जाता है कि जो बिहेवियर है बेसिकली दैट कैन बी लर्न। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति का प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है या मैल एडेप्टिव बिहेवियर है या डिस्ट्रक्टिव थॉट या बिहेवियर है, तो इस प्रकार के बिहेवियर को हम ठीक कर सकते हैं, उसको हम अनलर्न कर सकते हैं। अनलर्न का मतलब हुआ कि अगर ठीक गलत तरीके से उसने सीखा हुआ है, कुछ भी गलत बिहेवियर है, गलत व्यवहार है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अनलर्न कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय सम स्पेसिफिक इंटरवेंशन या टेक्निक। ओके, कौन कौन सी टेक्निक हो सकती है बताइए? कैसे हम बिहेवियर को अनलर्न करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, चेंज कर सकते हैं? एनीवन? रीएनफोर्समेंट, ये पढ़ा हुआ है? तो बेसिकली जो बिहेवियर है, ये सभी थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि जो बिहेवियर होता है उसको हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस। किस प्रकार का कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है उस बिहेवियर से, तभी वो बिहेवियर बदलता है। या उसको हम रिपीट करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई अच्छा बिहेवियर है और उस बिहेवियर को हम बार बार रिपीट कराना चाहते हैं, तो हम उस पर रिवार्ड देते हैं। ठीक है, अगर उसको कम कराना चाहते हैं तो पनिशमेंट के माध्यम से। तो इस प्रकार से बिहेवियर को हम बदल सकते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो छोटी छोटी बात पर रोने लगता है या उसको कुछ चाहिए होता है, उसको पता है कि अगर हम रोएंगे या इस प्रकार से कुछ भी गतिविधि करेंगे तो पेरेंट्स उसको जो उसकी डिमांड है वो पूरी हो जाएगी, चाहे वो चॉकलेट हो या टॉय हो। तो ये जो बिहेवियर है उसका, वो एक बोल सकते हैं प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है, अच्छा बिहेवियर नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, पेरेंट्स अगर इसको रिपीट कराना होगा, फॉर एग्जांपल अगर बार बार उसको जो उसकी डिमांड है पूरी करेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये बिहेवियर बार बार वो रिपीट करेगा। अगर इसको अनलर्न करना है, मॉडिफाई करना है, तो जो रिवार्ड उसको दिया जा रहा है वो उसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, उसकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होगी, तो धीरे धीरे उसको रियलाइज़ होगा कि जो हमारा बिहेवियर है, जिस प्रकार से हम डिमांड कर रहे हैं, उससे शायद वो हमको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो धीरे धीरे करके वो मॉडिफाई करेगा या उसको बार बार नहीं करेगा इस प्रकार से, सो दैट कि उसको 1 सेकेंड, तो उस प्रकार के बिहेवियर को वो रिपीट नहीं करेगा। सो बाय द पनिशमेंट, बाय द रीइंफोर्समेंट हम किसी भी बिहेवियर को बदल सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं या उसको बार बार रिपीट करा सकते हैं, उस प्रकार के बिहेवियर को बार बार रिपीट करा सकते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट टेक्निक हम यूज़ करते हैं, उसको समझेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिहेवियर हम किस प्रकार से उसको अनलर्न कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बाय द पनिशमेंट, बाय द मॉडिफिकेशन और बाय द डिफरेंट टेक्निक दैट लेट मी एक्सप्लेन हियर। पहली है सिंपल एक्सटिंक्शन। पहली टेक्निक जो है वो है सिंपल एक्सटेंशन। का मतलब क्या हुआ? जो मैंने अभी बताया था, एग्जाम्पल दिया था एक बच्चे का, चाइल्ड का, कि अगर बार बार रो रहा है वो किसी प्रकार से, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो चॉकलेट हो या टॉय हो, कुछ भी हो जो वो चाहता है, अगर पेरेंट्स उसको देना बंद कर दें, ये तो पेरेंट स्टॉप गिविंग, मतलब जो रीइंफोर्समेंट है उसको वो रिमूव कर देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो बच्चे का बिहेवियर है
वो धीरे धीरे इवेंचुअली ग्रेजुअली स्टॉप हो जाएगा, या उसका जो बिहेवियर है बार बार वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसको पता है क्योंकि इस प्रकार का बिहेवियर ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, नो लॉन्गर वर्क, बिकॉज इसको डिमांड है पूरी नहीं हो रही है। इसको बोलते हैं सिंपल एक्सटिंक्शन, कि जो रीएनफोर्समेंट है उसको हम कहीं ना कहीं रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं फॉर द मालएडेप्टिव बिहेवियर। इज इट क्लियर? यस सर। ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं, उनको पता होता है कि पेरेंट्स मान ही जाएंगे, इसलिए वो जानबूझ के रोते हैं या इस प्रकार का कुछ करते हैं कि हमको जो चाहिए वो मिलता रहेगा। अगर उसको बार बार उसको रोकेंगे तो इवेंचुअली रियलाइज़ होता है बच्चों को कि नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला, हमारे रोने से कुछ नहीं मिलेगा, तो वो धीरे धीरे चुपना शुरू हो जाते हैं या उस प्रकार का एक्शन से उस प्रकार का बिहेवियर नहीं दर्शाते। दूसरा होता है आपका सिस्टमेटिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। सिस्टमेटिक डी सेंसिटाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, एनीवन? देखिए, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन मतलब होता है कि सिंपल एक ऐसी टेक्निक जिसके माध्यम से व्यक्ति कि अगर किसी प्रकार का उसको एंजाइटी है या किसी प्रकार का फोबिया है या किसी भी चीज़ से डर लगता है, फियर है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उस फियर स्टिमुलस से एक्सपोज कराया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को डॉग से डर लगता है ना, फियर ऑफ डॉग, या किसी को जैसे हाइट पे डर लगता है, लिफ्ट वगैरह में किसी को अकेले जाने में डर लगता है, बहुत सारे लोग होते हैं उनको ऐसा फियर होता है, तो वो क्या है, काइंड ऑफ फियर है, एक एंजाइटी, एक फोबिया है। तो हम यहाँ पर सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन से क्या करेंगे कि जो भी स्टिमुलस है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है, जिसकी वजह से फोबिया हो रहा है या फियर हो रहा है, उससे हम व्यक्ति को एक्सपोज कराएंगे या उसके सामने बार बार लेकर जाएंगे। जैसे डॉग है, ओके, तो डॉग की पिक्चर दिखाकर या उसकी आवाज़ सुना करके या उसका वीडियो दिखा करके शुरुआती स्टेज में, क्योंकि ये जो है यहाँ पर एंजाइटी का लेवल कम होगा, बिकॉज वहाँ पर वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं हो रहा डॉग से, वो कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ सुन रहा है या वॉइस या वीडियो के माध्यम से या पिक्चर के माध्यम से उसको देख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो फियर है, फियर किस चीज़ का है, जो स्टिमुलस है वो डॉग है यहाँ पर, ओके। तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि पहले हम देखेंगे कि फियर किस चीज़ से है, फिर हम देखेंगे किस किस कौन कौन सी सिचुएशंस में उसको डर लगता है, किस किस सिचुएशन में उसको एंजाइटी होती है या उसका फियर है डॉग का, तो उसको हम एक्सपोज कराएंगे, साथ साथ उसको डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक के माध्यम से रिलैक्सेशन टेक्निक भी यूज करेंगे, सो दैट कि उसका जो फियर है या उसकी जो एंजाइटी है, फोबिया, वो कम होता जाए। जैसे कि डीप ब्रीदिंग, ठीक है, रिलैक्सेशन, और कई प्रकार की रिलैक्सेशन टेक्निक होती हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति में जिस वजह से फियर हो रहा है या एंजाइटी हो रही है या फोबिया हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता जाएगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति को डायरेक्टली डॉग के सामने लाया जाएगा, मतलब ग्रेजुअली उसको रियल लाइफ सिचुएशन है उसके सामने प्रेजेंट की जाएगी, देन वो रियलाइज धीरे धीरे करके जो एंजाइटी है या कुछ भी फोबिया वो कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कर रहे हैं, ओके। समझ में आ रहा है? जैसे किसी किसी व्यक्ति को ना जैसे कि हाइट पे डर लगता है या हिल एरिया में डर लगता है, जहाँ पर ज़्यादा हाइट होती है वहाँ पर, एक मान लीजिए लिफ्ट वगैरह में किसी को डर लगता है अकेले जाने में, तो ऐसे केसेस में हम लोग सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं, सो दैट की जो फियर है, जो एंजाइटी है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होती जाएगी, और साथ साथ उसको रिलैक्सेशन टेक्निक के माध्यम से और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, ओके। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं उसको लिख लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला तो स्टेप यही है कि असेसमेंट करना कि व्यक्ति को फियर किस वजह से है, ओके। पहला स्टेप असेसमेंट, कि फियर जो है उसको आइडेंटिफाई करना। सो लेट्स से हमने आइडेंटिफाई किया है कि फियर ऑफ डॉग।
दूसरा स्टेप आता है कि एंजाइटी की लिस्ट बनाना है या हायरार्की बना लेना, कुछ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम एक लिस्ट बनाएंगे कि जहाँ पर देखना है कि कम कम एंजाइटी कहाँ पर होता है, किस सिचुएशन में, और हाईएस्ट एंजाइटी किस सिचुएशन में होता है, उन सभी सिचुएशन को लिख लेना, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर हमारा फोकस है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन पर। तो पहले हम व्यक्ति को एक्सपोज कराएंगे जहाँ पर उसको कम एंजाइटी होती है, कम फियर होता है, कम डर लगता है, ठीक है। तीसरी सिचुएशन होती है, आपका स्टेप होता है रिलैक्सेशन टेक्निक या ट्रेनिंग्स, डीप ब्रीदिंग, अदर रिलैक्सेशन। ये फिर आपका स्टेप आता है इमेजिनरी ट्रेनिंग कराना, जो मैंने बताया था कि डायरेक्टली जो डॉग है उसके सामने ना जा करके उसको वीडियो दिखा करके या उसके जो बोल सकते हैं कि जब पिक्चर के माध्यम से या जब भौंक रहा होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसको सुनाते हैं व्यक्ति को, वो हमारा उसमें कम एंजाइटी होती है ना, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन नहीं है। तो हम उसको डायरेक्टली एक्सपोज कराएंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन। देन वी ग्रेजुअली फेस द रियल लाइफ सिचुएशन, कि जो कि कम फियरफुल होगी लास्ट में। तो दीज आर द सम स्टेप्स ऑफ द सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। क्लियर? बोलिए। यस सर। ओके, तो ये हमारा पहला टेक्निक था बिहेवियरल मॉडिफिकेशन में सिंपल एक्सटिंक्शन। दूसरा है बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी, सॉरी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। तीसरा आता है इसमें आपका इम्पल्सिव थेरेपी, इसको हम फ्लडिंग भी बोलते हैं। इम्पल्सिव थेरेपी का मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में कि हमारा फोकस होता है शुरुआत में कि जो लो लेवल ऑफ एंजाइटी है उससे व्यक्ति को एक्सपोज किया जाता है। लेकिन इम्पल्सिव थेरेपी में क्या होता है, हम डायरेक्टली इंडिविजुअल को हाई लेवल ऑफ एंजाइटी में एक्सपोज करते हैं। ठीक है, बट विद अ सेफ एनवायरनमेंट। ओके, और ये कब तक करते हैं? लगातार इसको कंटिन्यू करते हैं जब तक कि जिस वजह से एंजाइटी हो रही है वो एंजाइटी पूर्ण रूप से खत्म ना हो जाए। ओके, तो इसमें क्या होगा कि हम डायरेक्टली जो हाई लेवल ऑफ एंजाइटी है कि डायरेक्टली जो फियर, अगर फियर ऑफ डॉग है तो डॉग के सामने ही व्यक्ति को लाया जाएगा, बट उसके साथ और भी लोग होंगे सो दैट कि उसको बहुत ज़्यादा डर ना लगे उस चीज़ का, और धीरे धीरे करके एक सेफ एनवायरनमेंट में उसका जो फियर है धीरे धीरे कम होगा, एंजाइटी लेवल जो है धीरे धीरे रिड्यूस होगा। या व्यक्ति को जो है अकेले डर लगता है जाने में, जो एलिवेटर होते हैं या लिफ्ट होती है, ओके, तो व्यक्ति उसके साथ जाएगा सो दैट कि जो है कुछ लंबे समय तक वो उसमें लिफ्ट में रहे या एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पर या उससे और ऊपर तक जाए। तो धीरे धीरे करके जो फियर है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। जब रियलाइज़ होगा कि इसको कोई हार्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या किसी प्रकार का फोबिया, एंजाइटी नहीं है, फिर डर नहीं लग रहा है, देन वो हमारा कहलाएगा इम्पल्सिव थेरेपी। तो हमारा फोकस होता है डायरेक्टली टू द हाई लेवल ऑफ एंजाइटी, और उसको हम कंटिन्यू करते हैं जब तक कि एंजाइटी पूर्ण रूप से खत्म ना हो जाए, एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स इन अंडर द सेफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है आपका असर्टिव। ये क्लियर है इम्पल्सिव? यस ओके, असर्टिव थेरेपी का मतलब क्या हुआ? सर। बोलिए। सर मुझे ना थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में इंग्लिश में और दिक्कत हो रही है, तो आप दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। मैं तो हिंदी में ही बोल रहा हूँ ना, यहाँ लिखा है देखो यहाँ पर। हाँ, नहीं, हाँ, क्वेश्चन समझने में कुछ टफ वाले क्वेश्चन में इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश वर्ड, मैं हिंदी मीडियम से हूँ।
ओके, क्वेश्चन तो मतलब समझा नहीं मैं, क्वेश्चन तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वो वाले कि इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ अभी इसमें। अभी अभी ओके, सी देखो अभी क्या है कि जो हिंदी में जो होता है ना, मैं लिख लेता हूँ इसी वजह से यहाँ पर, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। बेसिक तो थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए ना अभी, हाँ यस है ना। जैसे फैमिली थेरेपी है, इसको मैंने यहाँ लिख रखा है सब कुछ, पारिवारिक चिकित्सा या सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण। बेसिक है, बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए क्योंकि कल के दिन आप टीचर बनेंगे तो स्टूडेंट जो पढ़ेंगे आपसे, हो सकता है वो इंग्लिश मीडियम वाले हों, तो धीरे धीरे करके सीखिए थोड़ा, है ना। हाँ, वैसे बोल हिंदी में रहा हूँ तो आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एंजाइटी क्या होता है बेसिक पता होना चाहिए, क्या है फोबिया क्या होता है, इसका तो हिंदी भी शायद क्या समझ बताऊँगा मैं। असर्टिव थेरेपी, असर्टिव थेरेपी का मतलब क्या होता है? बोलिए। जहाँ पर हम व्यक्ति को सिखाते हैं, कोई भी क्लाइंट है उसको सिखाया जाता है कि किस प्रकार से अपनी जो उसकी नीड है या उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसकी जो फीलिंग है, किस तरीके से वो रखे, उसको एक्सप्रेस करे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपनी नीड जो होती है उनको नहीं बता पाते हैं कॉन्फिडेंटली, राइट, और अप्रोप्रिएट तरीके से। सो when people are unable to express their feelings, their need, whatever that they are facing problems, तो उनको हम असर्टिव थेरेपी के माध्यम से उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको ना बोलने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, जैसे फ्रेंड हैं या बाकी लोग हैं, तो उनसे कुछ भी कोई भी बोलेगा तो हर चीज़ में वो हाँ बोलते हैं, या उनको काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी होती है ना बोलने में, है ना। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर व्यक्ति को डिफ़िकल्टी हो रही है या स्ट्रगल कर रहा है अपनी भावना व्यक्त करने में या ना बोलने में, तो ऐसे केस में हम लोग असर्टिव थेरेपी का यूज़ करते हैं। ओके, सो दैट कि धीरे धीरे करके व्यक्ति के अंदर एक जो है जो डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है उसको एक्सप्रेस करने में वो बिल्डअप हो पाए। किसी किसी व्यक्ति को गिल्ट की भावना है या बोल सकती फीलिंग होती है कि उसको लगता है कि अगर हम ना बोल दें किसी को तो सामने वाला बुरा मान जाएगा या हमको बुरा लगेगा। तो ये जो बार बार हम असर्टिव थेरेपी के माध्यम से रोल प्लेइंग टेक्निक होती है, ठीक है ना, उसका यूज़ करके व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाता है, सो दैट वो अपनी भावनाओं को सही रूप से व्यक्त कर पाए। उसको जो ठीक लग रहा है वैसे बोल पाए, सामने वाले को जैसा भी ठीक लगे ना लगे, बट अपनी अपनी जो उसकी भावनाएँ हैं, जो जो कुछ बोलना चाहता है वो सही तरीके से रख पाए। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनको डिफ़िकल्टी होती है, स्ट्रगल होता है, वहाँ पर हम लोग असर्टिव थेरेपी का यूज़ करके व्यक्ति को सिखाते हैं कि कैसे अपने आपकी नीड है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो भावना है, आपके दिमाग में जो चल रहा है वो कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे सही रूप से। दैट इज़ असर्टिव थेरेपी। क्लियर? यस सर। एक और इसमें थेरेपी है, उसका नाम है एवर्जन थेरेपी। एवर्जन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है कि हम जिसको बोलते हैं कंडीशनिंग करना या पियरिंग करना, जो भी अनडिजायरेबल बिहेवियर है, ठीक है, उसको हम अनप्लेजेंट स्टिमुलस के साथ पेयर कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, पेयर कर देते हैं या कंडीशनिंग करते हैं, मतलब पेयर, बट ठीक है, पेयर कर देते हैं, सो दैट कि जो बिहेवियर है उसको हम कहीं ना कहीं कम कर पाएँ। जो भी नेगेटिव या बोल सकते हैं कि अच्छा बिहेवियर नहीं है उसको हम क्या कर पाएँ, कम कर पाएँ, रिड्यूस कर पाएँ, या उसको एलिमिनेट कर पाएँ। कैसे होगा? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का कि कोई स्मोकर है, सिगरेट बहुत पीता है, ठीक है, ये क्या है, अनडिजायरेबल बिहेवियर है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अनप्लेजेंट स्टिमुलस ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है या, ठीक है, तो ऐसे ऐसे उसको ऐसी कोई मेडिसिन दे देना या ऐसी कोई मेडिकेशन जिसकी वजह से उस, जैसे स्मोक करेगा तो कहीं ना कहीं उसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा।
अच्छा टेस्ट नहीं है, क्योंकि जो भी स्मोकिंग करते हैं कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगता है, उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो अगर वो टेस्ट ख़राब हो जाएगा किसी मेडिसिन देने से उस व्यक्ति को, तो कहीं ना कहीं फिर वो जो धीरे धीरे करके बिहेवियर को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, या जो उसका बार बार स्मोकिंग कर रहा है वो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? या जैसे कोई व्यक्ति अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेता है, ड्रिंक करता है, अल्कोहल एडिक्शन है, तो मान लीजिए ऐसे व्यक्ति को अगर हम ऐसा कोई ड्रग, ऐसे कोई दवा दे दें जिससे क्या होगा, व्यक्ति जैसे अल्कोहल ले या इसको अल्कोहल पिए उसको उल्टी होना शुरू हो जाए, या मान लीजिए नींद आना शुरू हो जाए, तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति अल्कोहल इसलिए लेता है कि कहीं ना कुछ लंबे समय तक वो हाई रहे या उसको मज़ा आता है, इसलिए अल्कोहल ले रहा होता है। तो अगर उसको हम कुछ ऐसा दवा दे देते हैं, कोई ड्रग दे देते हैं जिसकी वजह से उसको अल्कोहल पीने के बाद तुरंत नींद आ जाएगी, या मान लीजिए उसको उल्टी हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं वो बिहेवियर को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, एलिमिनेट हो जाएगा उस प्रकार का अनडिजायरेबल बिहेवियर। इसको बोलेंगे अवर्जन थेरेपी, जहाँ पर हम पेयरिंग करते हैं अनडिजायरेबल बिहेवियर को विद अनप्लेजेंट स्टिमुलस। तो ड्रग जो है अनप्लेजेंट स्टिमुलस है, यहाँ पर जो कोई भी मेडिसिन जो अनप्लेजेंट स्टिमुलस है, जिसको दोनों को साथ हम जोड़ रहे हैं, और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो बिहेवियर था उस वो धीरे धीरे कम हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। व्यक्ति हो सकता है धीरे धीरे करके स्मोकिंग करना छोड़ दे, या अल्कोहल लेना धीरे धीरे कम कर दे। क्लियर? तो ये कहलाता है हमारा अवर्जन थेरेपी। तो ये सभी के सभी हमारे जो अप्रोच थी वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी के अंदर ही सभी अप्रोचेज आते हैं, ये टेक्निक है सभी। नेक्स्ट है फैमिली थेरेपी, जिसको पारिवारिक चिकित्सा बोलेंगे, और इसके बाद एक और थेरेपी है, दैट इज ए सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ मैनेजमेंट थेरेपी। फैमिली थेरेपी क्या होती है? मतलब फैमिली थेरेपी कैसे केसेस में दी जाती है? फैमिली, यहाँ पर हम अगर कंसेप्ट की बात करें तो फैमिली को एज हम यहाँ पर सिस्टम की तरह समझते हैं। फैमिली हमारा सिस्टम हो गया, और फैमिली के बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं। अगर फैमिली काउंसलिंग दी जाती है, थेरेपी दी जाती है, तो किसको दी जाती है? या तो हस्बैंड वाइफ होंगे तो मैरिज, ओके, या तो चिल्ड्रन और पेरेंट्स तो पेरेंटहुड को लेकर के दी जाएगी, या फिर जैसे भाई बहन है, सिबलिंग, ओके, सिबलिंग्स होंगे। तो ये हमारे सब सिस्टम है, मतलब इन सबको मिला दो तो एक पूरी फैमिली बन जाती है। ये जो कि हमारा सिंगल यूनिट है, या इसको हम बोलते हैं सिस्टम, और ये सभी के सभी सब सिस्टम है, इनको मिलकर के फैमिली बनती है। ओके, तो ये सभी के सभी जो सब सिस्टम है आपस में लगातार कंटिन्यूस इंटरेक्ट करते रहते हैं, इनके बीच में लगातार इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे पर निर्भरता होती है, सबका डिफरेंट रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो फुलफिल कर रहे होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को टाइम देना, ये सभी के सभी फंक्शंस होते हैं, तभी प्रॉपर तरीके से फैमिली फंक्शन। सॉरी, हाँ वो सी फैमिली कोहेसिवनेस तो होना चाहिए, वो तो सी, इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, मैं बस कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। कोहेसिवनेस है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, तो वो सब चीज़ें हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सभी के सभी अगर आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, जैसी फैमिली डायनेमिक्स है, तो वो भी देखा जाता है। तो वो देखा जाता है सोशल वर्कर के द्वारा, जब वो काउंसलिंग दे रहा होता है कि फैमिली के अंदर फैमिली डायनेमिक्स कैसे है, उसको देखने के लिए क्या करेगा, ये सभी चीज़ें पॉइंट देखेगा वो। ओके, इसके बीच में कम्युनिकेशन कैसा है, अगर कन्फ्लिक्ट होती है तो घर में कौन जो है बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, फैमिली के अंदर कैसी हारमनी है, तो ये सभी के सभी फैक्टर्स देखे जाते हैं। अगर किसी प्रकार का इनमें किसी प्रकार की कमी आती है, कम होता है, देन एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शन क्रिएट होता है फैमिली के अंदर, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है। ओके, डिसहार्मनी डेवलप होती है फैमिली के अंदर। इज इट क्लियर? बोलिए। ओके, तो इसको हम समझ लेते हैं, इसमें जो प्रोसेस है उसको समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको क्या क्या प्रोसेस है।
पहला होता है कि हम असेसमेंट करते हैं एज ए सोशल वर्कर। हमारा काम होता है असेसमेंट करना। असेसमेंट का मतलब होता है कि इंटरव्यू वगैरह करना विथ फैमिली मेम्बर, इसलिए सो दैट कि हम ये सभी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं ना कि फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, किसका क्या रोल है उसको जानना, रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करना, कम्युनिकेशन का पैटर्न किस प्रकार का है उसको जानना, ठीक है, उनकी डेली लाइफ कैसी है, डेली रूटीन क्या है, ओके, अगर कन्फ्लिक्ट होती है तो कौन हैंडल करता है, एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सभी चीज़ें वो इंटरव्यू के माध्यम से, जैसे फैमिली से इंटरेक्ट करेगा, बातचीत करेगा, इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, तो ये सभी चीज़ें वो जानेगा। तो पहला हमारा होता है असेसमेंट, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा हो गया डायग्नोसिस। अब इसका मतलब हुआ कि बेसिकली इन सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद वो देखेगा कि बेसिकली रूट कॉज क्या है और फैमिली डिसफंक्शनिंग, किसकी वजह से डिसफंक्शनिंग हो रही है उसको जानना, उसको समझना। जैसे कि रोल कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि काम को लेकर के किसका क्या रोल है, उसको लेकर के झगड़ा होता है कई प्रकार से, या इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, बच्चे अकेले हैं, तो इमोशनल नीड जो होती है वो फुलफिल नहीं हो पा रही होती है, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो इस वजह से कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर जो कन्फ्लिक्ट अराइज होती है, फैमिली डिसफंक्शनिंग डेवलप होती है। तो उस चीज़ को, रूट कॉज को फाइंड आउट करना, उसको समझना। तीसरा होता है इंटरवेंशन, कि हम जब जान पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, किस वजह से फैमिली डिसफंक्शनिंग है, उसको हम इंटरवेंशन के माध्यम से, डिफरेंट टेक्निक के माध्यम से हम हेल्प कर पाते हैं। जैसे कि टेक्निक यूज़ करना, गाइडेंस देना, एडवाइस करना, एजुकेट करना उनको, ओके, किस प्रकार से कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट हो सकता है, किस प्रकार से वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें इंटरवेंशन के अंदर आती हैं। क्लियर टू ऑल? बोलिए। यस सर। नेक्स्ट है इसमें आपका सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मैनेजमेंट थेरेपी। इसको हिंदी में बोलते हैं आत्मनियंत्रण करना, आत्म प्रवर्धन चिकित्सा। इसका मतलब आसान भाषा में बोलें तो हमारा फोकस होता है कि जो क्लाइंट है, जो व्यक्ति है, उसको कैसे एम्पावर करें, उसको कैसे स्ट्रेंथन करें, ताकि उसका जो भी हार्मफुल बिहेवियर है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, थॉट है, वो उसको बदल पाए। उसके लिए हमको उस क्लाइंट के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर एक सेल्फ रेगुलेटिंग स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ती है, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ पाए। इसको बोलेंगे सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मैनेजमेंट थेरेपी। ठीक है, यहाँ पर सोशल वर्कर कैसे एक्ट करेगा? सोशल केस वर्कर एक्ट एज गाइड या मोटिवेटर, हेल्प करेगा। ओके, सो इन सेल्फ कंट्रोल थेरेपी और सेल्फ मैनेजमेंट थेरेपी हमारा जो फोकस होता है दैट इज़ टू एम्पावर द क्लाइंट। for what? So that the client can change their negative या harmful behavior। को बदल पाए, चेंज कर पाए। ओके, कैसे करेगा? इफ़ वी एबल टू एज ए सोशल वर्कर, वी एबल टू डेवलप दी सेल्फ रेगुलेशन स्किल। ये कैसे खुद से ही अपनी स्किल्स के माध्यम से कैसे वो ठीक कर सकता है अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को। ठीक है, इसके लिए सोशल वर्कर कई प्रकार से हेल्प करेगा, गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, साथ साथ उसको एक सेल्फ कंट्रोल प्लान बनाना, प्लान तैयार करना या प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके उसको देना। ओके, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, एंगर इशू है, ओके, तो
एंगर मैनेजमेंट प्लान सोशल वर्कर के द्वारा बनाया जाएगा, उसको हेल्प की जाएगी और उसको सिखाया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि किस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, क्या चीज़ आपको ट्रिगर करती है, उसको जानना, उसको समझना। ओके, डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक के माध्यम से उसको लगातार यूज़ करते रहना। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अब एक डायरी बना सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग में आपको किस किस वजह से क्या क्या चीज़ आपको ट्रिगर करती है, किस वजह से गुस्सा आता है, उसको लिख लीजिए। ओके, लिखने से आधी समस्या वहीं सॉल्व हो जाती है। सो दैट कि आप उस पूरे के पूरे आप लगातार जब डिफरेंट टेक्निक यूज़ करेंगे, एक सेल्फ रेगुलेटिंग स्किल्स का यूज़ करेंगे और सोशल वर्क का हेल्प करेगा, तो आप लगातार जो आपकी प्रोग्रेस हो रही है उस प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, है ना। लगातार आप लिखेंगे डायरी में तो कहीं ना कहीं वो उसमें लिखता जाएगा, आप पूरा का पूरा जो ट्रैक उसको देख सकते हैं, कितना इंप्रूवमेंट आया, कितना चेंज आया है। तो एंगर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाता है सोशल वर्कर के द्वारा एंड उसको हेल्प की जाती है क्लाइंट को, सो दैट कि जो हार्मफुल बिहेवियर है उसको हम कैसे बदलेंगे, चेंज करेंगे बाय यूजिंग दी सेल्फ रेगुलेटिंग स्किल्स। और कई प्रकार की हम टेक्निक यूज़ करते हैं सो दैट वी कैन एड्रेस दिस एंगर इशू। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट थ्योरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी, जिसको बोलते हैं समस्या समाधान सिद्धांत। और नेक्स्ट है रोल थ्योरी। इन दोनों को समझ लेते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया? H.H. पालमन के द्वारा। देखिए, इस थ्योरी को अगर हम समझें तो बेसिक आइडिया इसको समझना होगा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति, सभी के जीवन में, हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स डेली बेसिस पे आती हैं हर सबकी लाइफ में। लेकिन जनरली होता क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं इस प्रकार की मेजॉरिटी ऑफ पीपल देखें ना, हैंडल देयर प्रॉब्लम्स, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है हमारे डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को, वो आसानी से हम लोग आपस में रिजॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको डिफ़िकल्टी होती है, जिनको जो स्ट्रगल फेस कर रहे होते हैं कि उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर सोशल वर्कर हेल्प करता है। दे हेल्प क्लाइंट टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये जो एबिलिटी है ये 90% पॉपुलेशन में होती है। मेजॉरिटी ऑफ लोग कर पाते हैं कि अपनी समस्याओं को हैंडल कर सकते हैं, चाहे जो भी डेली बेसिस पे समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, वो ईजिली दे कैन हैंडल, दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। बट कुछ लोग जो है नहीं कर पाते हैं, तो उनको सोशल वर्कर बाय यूजिंग दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी वो क्लाइंट को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सो दैट उनके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो पाए, सो दैट कि वो अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व कर पाएँ। जो भी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं वो खुद रिजॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं, तो सोशल वर्क उनको हेल्प करता है, मदद करता है कि कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे जो चैलेंजेस हैं उसको इफेक्टिवली हैंडल करना है, नेविगेट करना है। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी में आता है, ठीक है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो उनको देख लेते हैं। पहला स्टेप होता है मतलब शुरुआती, जैसे रिपोर्ट बिल्डिंग की जाती है, इंगेजमेंट। इंगेज विद क्लाइंट, जो क्लाइंट है उससे इंगेज करना है, रिपोर्ट बिल्डिंग करना, मतलब एक बेहतर एक वर्किंग रिलेशन बिल्डअप करना। वर्किंग रिलेशन का मतलब क्या होता है? वर्किंग रिलेशन का मतलब होता है कि हम व्यक्ति के साथ बातचीत करेंगे, बेसिकली फोकस ऑन द प्रॉब्लम, उसकी जो प्रॉब्लम क्या है उसको जानने के लिए। ओके, जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसके पास पैसा नहीं है या उसके पास जॉब नहीं है, बेरोजगार है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा है, तो वाई यूजिंग इंगेजिंग विद द क्लाइंट वी कैन अंडरस्टैंड कि उसकी प्रॉब्लम है क्या, किस वजह से उसको क्या क्या कंसर्न है। ओके, उसको ओपनली वो डिस्कस करेगा, बातचीत करेगा, तो ये वो पहला स्टेज आता है इंगेजमेंट, इंगेजिंग विद द क्लाइंट। दूसरा है असेसमेंट करना, असेसमेंट ऑफ क्लाइंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस।
उसकी क्या वीकनेस है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारा फोकस क्या है कि उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड एबिलिटी डेवलप करना। तो हमको देखना पड़ेगा कि व्यक्ति के अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, उसकी स्ट्रेंथ को समझना। ओके, किस एरिया में वो बेहतर तरीके से ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकता है। ओके, उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उसके पास क्या क्या स्किल्स है, और कैसे बेहतर तरीके से वो मैनेज कर सकता है उनको अपनी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए। फिर हम उसको एनर्जाइज करते हैं। सोशल वर्क एज वो हेल्प करता है, मदद करता है, उसको मोटिवेट करेगा। मोटिवेशन फॉर द चेंजेस, बदलाव के लिए उसको मोटिवेट करना, मतलब उसको इनकरेज करना सो दैट कि वो एक्शन ले पाए। उसके अंदर जो पोटेंशियल है, उसके पास जो स्किल्स है, उसका यूज़ करते हुए। ओके, जैसे मान लीजिए जिसके पास रोज़गार नहीं है, तो हो सकता है उसके पास बाकी की बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं। ठीक है, तो उस स्किल्स को बेसिस पे हम व्यक्ति को रोज़गार प्रोवाइड करा सकते हैं, उसको कई प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियल एड दे सकते हैं, सो दैट कि अपना खुद का काम कर सकते हैं, या कई प्रकार का, मतलब इज जस्ट एग्जाम्पल। तो उसको एनर्जाइज करना, उसको मोटिवेट करना ताकि बदलाव आ पाए। फिर जो है डेवलप करना कोपिंग स्ट्रैटेजी, कोपिंग मैकेनिज्म या कोपिंग स्ट्रैटेजी। ओके, कि कैसे, जैसे कि मान लीजिए किसी को एंगर इशू है तो उसको कैसे हैंडल कर सकता है, किसी को स्ट्रेस है तो कैसे हैंडल कर सकता है मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली और प्रैक्टिकली। तो वेरियस काइंड ऑफ कोपिंग स्ट्रैटेजी के माध्यम से उसको सिखाया जाए, उसको डेवलप किया जाएगा, सो दैट कि क्लाइंट उसको यूज़ कर पाए। एंड एक्सेस रिसोर्सेज, एक्सेस रिसोर्सेज जो मैंने पहले ही बता दिया कि क्लाइंट को जो भी रिसोर्सेज हैं उससे कनेक्ट करा देना, सो दैट की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, सोशल प्रॉब्लम्स हो, उसी प्रकार के रिसोर्सेज से उसको कनेक्ट करना। जैसे जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना जिसके पास रोज़गार नहीं है। जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको हम काउंसलिंग दे सकते हैं। ओके, अदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली कंसर्न है तो उसको हम काउंसलिंग दे सकते हैं। तो कई प्रकार की हेल्प के माध्यम से उसको रिसोर्सेज इंश्योर करना। दीज आर द सम स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी। क्लियर? बोलिए। बोलिए। यस सर। नेक्स्ट थ्योरी है रोल, भूमिका सिद्धांत, रोल थ्योरी। इसका मतलब होता है कि हमारा यहाँ पर फोकस होता है कि कैसे जो हमारा बिहेवियर है वो हमारे सोशल रोल से इन्फ्लुएंस होता है, या बोल सकते हैं कि किस प्रकार से जो सोशल रोल है वो हमारे बिहेवियर को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब कई प्रकार के रोल होते हैं, है ना। एक व्यक्ति एज ए फादर हो सकता है, कोई मदर हो सकता है ना। कहीं जॉब करता है तो एम्प्लॉय भी है वो, किसी का भाई भी है, बहन भी हो सकती है। तो कई प्रकार के रोल होते हैं उसके, ठीक है, एक व्यक्ति के। तो जब व्यक्ति अपने जो रोल एक्सपेक्टेशंस हैं, सोशल रोल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फैमिली रोल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जब वो रोल एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको स्ट्रेस होगा या कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब व्यक्ति स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा होता है, प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहा होता है, बिकॉज ऑफ दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर रोल एक्सपेक्टेशंस जो कि उसको असाइन की गई है। ठीक है, घर की भी जिम्मेदारी होती है, अगर वो कहीं जॉब करता है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और कई प्रकार के रोल होते हैं व्यक्ति के। ठीक है, तो जब उन सभी रोल्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा और जो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाएंगी, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। उन सभी प्रॉब्लम को सपोर्ट किया जाता है सोशल वर्कर के द्वारा बाय यूजिंग दिस रोल थ्योरी। क्लियर है? तो यही बेसिक है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मतलब प्रॉब्लम कई प्रकार की हो सकती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। सोशल वर्क उसको हेल्प करेगा, मदद करेगा ताकि वो अपना रोल सही तरीके से निभा पाए। उसके लिए कई प्रकार की काउंसलिंग होती है या थेरेपी सेशंस होते हैं। दैट इज़ अदर पार्ट ऑफ सोशल केस वर्क। सो दिस इज द रोल थ्योरी। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरी है रैशनल इमोटिव थ्योरी, तार्किक भावनात्मक चिकित्सा।
थ्योरी, इसको बोलेंगे RET। ठीक है, किसने दिया है रोल थ्योरी? रोल थ्योरी किसने दिया है देखना पड़ेगा। वैसे बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब एक काइंड ऑफ अप्रोच है ना, तो उसको देखना पड़ेगा किसने दिया रोल। रैशनल इमोटिव थेरेपी ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? अल्बर्ट एलिस के द्वारा। व्हाट इज द रैशनल इमोटिव थेरेपी, एनीवन? होता है रैशनल इमोटिव थेरेपी। देखिए यहाँ पर जो फोकस होता है सोशल वर्कर का कि कोई भी व्यक्ति अगर इमोशनल स्ट्रेस में है, ओके, तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे एड्रेस कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ सम इरेशनल बिलीफ, उसका जो कारण होता है बहुत ही इरेशनल होता है। इरेशनल बिलीफ बोल सकते हैं, इरेशनल थॉट बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से, इरेशनल बिलीफ की वजह से व्यक्ति जो है कई प्रकार के इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, फेस कर रहा होता है उसकी वजह से। तो वहाँ पर सोशल वर्कर हेल्प करता है किस प्रकार से ये जो नेगेटिव थॉट है या थॉट्स हैं उनको कैसे हम बदल सकते हैं रैशनल थिंकिंग में या पॉजिटिव थॉट में। ओके, और ये नेगेटिव थॉट है उसका कारण क्या है? सम इरेशनल बिलीफ, ऐसा मानना। ओके, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये सभी के साथ होता है कि हम लोग चाहते हैं कि जैसे जो भी आपके आसपास लोग रहते हैं, ठीक है, अगर आप कुछ अच्छे से बात करेंगे तो शायद वो लोग खुश होंगे आपसे या वैल्यू करेंगे आपकी। तो ये क्या है? एक बहुत ही इरेशनल बिलीफ है ना। इसी को चेंज करना है। इसको तो व्यक्ति के अंदर अगर सेल्फ वर्थ होगा, कॉन्फिडेंस होगा, उसके अपने पर्सनल अचीवमेंट होंगे, तो इस प्रकार का उसको नहीं सोचना पड़ेगा कि सबको खुश करना है, सबको जो सब हर चीज़ को देखना है, सबको प्लीज़ करना है, सो दैट एवरीबडी वैल्यू यू और आपको रिस्पेक्ट करें। उसके लिए आपके अंदर एक सेल्फ वर्थ होगी, एक पर्सनल अचीवमेंट होगा, दैट इज़ सफिशिएंट। तो ये जो नेगेटिव जो इरेशनल बिलीफ है, इसको बदलने के लिए सोशल वर्कर रैशनल इमोशनल थेरेपी का यूज़ करते हैं, सो दैट कि जो इमोशनल स्ट्रेस जिसकी वजह से होता है उसको हम कम कर पाएँ, जो नेगेटिव थॉट है वो हम रैशनल थिंकिंग में डेवलप कर पाएँ। ओके, और रैशनल बिलीफ का मतलब सिंपल है कि जो कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक थॉट होते हैं हमारे, या अनहेल्पफुल थॉट होते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी हो सकती है, कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको एड्रेस करने के लिए हम लोग रैशनल इमोटिव थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट हमेशा अगर ये सोचे, जस्ट ये इरेशनल एजम्पशन हम बना के चलते हैं कि मान लो उसको लगता है कि अगर हम अच्छा मतलब पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे और हमारे जो है मार्क्स हैं एकदम टॉप ग्रेड आएंगे, बहुत अच्छे स्कोर आएगा, तो ये क्या है? ये एक बहुत ही इरेशनल थॉट है। मतलब ऐसा माना जा सकता है, लेकिन अगर इसको लेकर के चलेगा तो शायद उसको और ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होगा, और ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस होगा। अगर उसको इस तरीके से देखे, अपना जो बिलीफ है उसको मॉडिफाई करे, उसको चेंज करे, उसको इस तरीके से देख सकता है कि वो अपना बेस्ट देगा। ही विल जो भी काम करेगा, जो स्टडी करेगा, बेहतर तरीके से करेगा, अपना फुल एफर्ट करेगा, मेहनत करेगा, अब रिजल्ट जो होगा बेहतर हो सकता है। ये जो एक क्या है कि हम अब उसको अलग तरीके से उसी बिलीफ को मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं और रिप्लेस कर रहे हैं नए तरीके से। तो ये हमारा कहलाएगा रैशनल बिलीफ, रैशनल थिंकिंग। कि बजाय कि हम सोचें कि हमको टॉप करना है या हमको बेस्ट ग्रेड लाना है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट कर देता है। उसको हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं इन सच अ वे कि जिससे आप मोटिवेटेड हो और आप उस पर और ज़्यादा एफर्ट कर पाओ। दैट इज़ सफिशिएंट और एनफ। सो ये हमारा कहलाएगा रैशनल इमोटिव थेरेपी। मतलब रैशनल थिंकिंग के बेसिस पे हम उसको बदलते हैं, चेंज करते हैं। क्लियर? यस सर। तो ये बेसिक थ्योरी थी जो कि सोशल केयर्स पे हम लोग पढ़ते हैं। अब इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चन है, उसमें भी एक दो थ्योरी और आएंगी, उसको हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तो क्लियर वहाँ से हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन पढ़िए पहला, आंसर दीजिए। देखो आजकल क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं, तो मैंने भी क्वेश्चन उसी प्रकार के बनाए हुए हैं, क्योंकि पहले तो सिंपल क्वेश्चन आते थे, आपके 4 ऑप्शन रहते थे और आपको टिक करना है, लेकिन अभी लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, और जो भी हम लोग अभी पढ़ा है, जितनी थ्योरी पढ़ी है उसी के बेसिस पे है। सो जितने भी नए टॉपिक, मतलब ये नए तो नहीं है, ये तो ऑलरेडी नोट्स में अवेलेबल है, लेकिन उसको मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया सो दैट कि एग्ज़ाम में अगर आता है क्वेश्चन इस प्रकार का तो आप लोग सॉल्व कर पाओ। तो हर एक यूनिट से कुछ कुछ टॉपिक मैं लेकर के उसको अलग से पढ़ाऊँगा, ऑल्दो दीज ऑलरेडी कवर इन नोट्स एंड वीडियो लेक्चर, बट उसको मैं दोबारा से समझा रहा हूँ सो दैट कि अगर क्वेश्चन यहाँ से आए तो आप कर पाएँ। क्या आंसर होगा पहले का? कुछ लोग आंसर दे रहे हैं फोर्थ, आकांक्षा डी, बी शुभेंदु सेकंड, अमित कुमार बी। डी किसका आ रहा है? आकांक्षा डी क्यों होगा? डी क्या है? 2 3 4, और बी वाले क्या ऑप्शन है? 2 3। देखिए मैंने जो बताया था अभी आपको पहले वाली में, साइको सोशल, साइको मतलब आपका एक इंटरनल प्रॉब्लम जिसको हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोल रहे हैं, और दूसरा फैक्टर्स क्या था? सोशल फैक्टर्स। तो दोनों ही फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं साइको सोशल थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि इट डज नॉट कंसीडर द क्लाइंट सोशल कॉन्टेक्स्ट, तो ये तो गलत है। बिल्कुल हम लोग सोशल कॉन्टेक्स्ट उसका देखते हैं, उसका एनवायरनमेंट, उसकी फैमिली सपोर्ट, वो सभी चीज़ें देखा जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो फोर्थ जहाँ जहाँ उसको हटा दीजिए। अब बचा आपका 2 ऑप्शन, 3 कॉमन है, मतलब 3 तो सही होगा ही होगा क्योंकि कॉमन ही है। आपको देखना है पहला और सेकंड में कौन करेक्ट हो सकता है। पहला लिखा है कि इट वाज डेवलप बाय दी एच पर्लमैन, तो एच पर्लमैन के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल दिया गया, थ्योरी दी गई है, ना कि ये थ्योरी। साइको सोशल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? हैमिल्टन के द्वारा, हैमिल्टन के द्वारा, राइट। तो ये आपका ये भी गलत हो गया। सो आपका ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन बचा, बी विल बी राइट आंसर। और पहला जैसे सेकंड में लिखा हुआ है कि इट फोकस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द सोशल इन्वायरमेंट, तो वैसे भी अगर आप यूनिट सेकंड वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फोर्थ पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये सेकंड वाला करेक्ट है, फोर्थ गलत है। ये करेक्ट हो गया। डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट आर द की कंपोनेंट, तो ये ठीक है, सेकंड वाला करेक्ट है। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, इसको आप देखिए। Please mention question number with the answer. ओके, तो अभी मैंने बताया कि जो आपका साइको सोशल थ्योरी है आपका सेकंड के साथ पेयर हो जाएगा, ए विल विद द सेकंड, और यहाँ पर ए सेकंड के साथ 2 में पेयर है, मतलब ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, डी कॉमन है दोनों में, डी 4 से पेयर है, तो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखना है बी और सी, तो बी क्या लिखा है और सी लिखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी, ये तो आपको पता ही है कि आपका एच पर्लमैन के द्वारा दिया गया है। तो सी विल पेयर विद द फर्स्ट, सी फर्स्ट एक के साथ ही पेयर है इसमें, तो ये वाला करेक्ट हो गया। ओके, और बी आपका पेयर हो जाएगा थर्ड के साथ। देखिए बी एफ स्किनर यहाँ लिखा है, और भी नाम लिख सकते हैं क्योंकि ये बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थ्योरी है, मल्टीपल जो बिहेवियरिस्ट थे उनके उसको ये थ्योरी को बेस बनाते हुए इन्होंने बनाया थ्योरी, मतलब ये थ्योरी है, तो आप बी एफ स्किनर की जगह और कोई हो सकता है, पावलाव हो सकते हैं। ये पहला वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। वी हैव 15 क्वेश्चन। ट्वेंटी सेकेंड। देखिए ये तो आपका एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। पनिशमेंट इज़ द ओनली मेथड। अगर हमको बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए पनिशमेंट केवल एक ही मेथड नहीं है ना, मॉडिफिकेशन के लिए हम रीइंफोर्समेंट भी कर सकते हैं और कई प्रकार से कर सकते हो। ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर 4 जो है जहाँ जहाँ दिख रहा है वो वाला हटा दीजिए। अच्छा, ये तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट करने से ही आंसर आ गया। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें ऑप्शंस देखें पहले क्या क्या है, उसके बेसिस पे कोशिश करें कि वो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आंसर लगाएं। अब दूसरा बात कर रहे हैं कि बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थ्योरी, तो ये तो हमारा किस पर आधारित है? जो बिहेवियरिस्ट थे उन पर आधारित, तो सिगमंड फ्रॉइड तो होगा नहीं कि ये तो आपका साइको एनालिसिस थ्योरी दिया था इनके द्वारा, तो ये तो गलत है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड कंडीशनिंग, ठीक है, ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी पर आधारित है। एंड इट हेल्प इंडिविजुअल्स टू अनलर्न मैल एडिप्टिव बिहेवियर एंड एक्वायर एडेप्टिव वंस। सही बिहेवियर को अडोप्ट करना और जो अच्छा बिहेवियर नहीं है उसको बदलना, चेंज करना, ये भी करेक्ट है। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। क्लियर टू ऑल? शुभेंदु आपका ऑप्शन नंबर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। वैसे अभी एसेशन रीजन क्वेश्चन आते नहीं है लेकिन फिर भी आ सकते हैं, मतलब पहले आते थे बट अभी पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन आते थे एसेशन रीजन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन is used to reduce anxiety and phobia in behavioral modification therapy. It involves exposing the client to the anxiety provoking stimulus in a controlled manner while practicing relaxation technique. आसान क्वेश्चन है। पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही लिखे हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की, और उसको इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ क्या है वो। इसका मतलब होता है क्लाइंट को हम एक्सपोज करते हैं एंजाइटी प्रोविंग स्टिमुलस के सामने और उसमें कंट्रोल मैनर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कौन से स्टेटमेंट जो है किसका प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी में सोशल केस वर्क के अंदर कितने करेक्ट है? तो पहला तो करेक्ट है क्योंकि एच पालमैन के द्वारा दिया गया है, तो जहाँ ये पहला नहीं उसको हटा दीजिए। अब देख लीजिए सेकंड, दिस अप्रोच फोकस ऑन लॉन्ग टर्म थेरेपी रादर देन द शॉर्ट टर्म एंड दिस थ्योरी फॉलो अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर रिजॉल्विंग द क्लाइंट प्रॉब्लम। ये ठीक है, पहला वाला करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, और दूसरा हाँ, मतलब ऐसा कुछ में एक्चुअली टाइम को लेकर के वो नहीं है, तो ये सही भी हो सकता है नहीं भी, है ना। टाइम स्पेसिफिक नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं होगा, तो वो सही भी हो, मतलब ऑप्शन अगर आपको थोड़ा चेंज करना है, बनाना है तो ठीक है, ये वाला आप मार्क कर सकते हैं 1 2 3, बिकॉज इट्स नॉट बेसिकली स्पेसिफिक टू द टाइम, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम, किस प्रकार की प्रॉब्लम है और किस प्रकार से इंटरवेंशन करना है। तो सर 3 कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
देखो टास्क सेंटर्ड मॉडल मैंने में अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये जो है ये मॉडल हमारा ये टाइम स्पेसिफिक होता है, शॉर्ट टर्म गोल ओरिएंटेड होता है। इसका मतलब होता है, इसका जो फोकस होता है कि क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्ट्रक्चर्ड टास्क बना करके हम उसको एड्रेस करते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये जो टास्क सेंटर्ड मॉडल किसके द्वारा दिया गया? एनीवन? ये आप एग्जैक्टली यार। कोई बात नहीं, ये आपका होमवर्क है, आप लोग बताइए या देख करके बताइए। अच्छा, अभी क्वेश्चन पढ़िए। द टास्क सेंटर मॉडल इज हाईली स्ट्रक्चर्ड इन टाइम लिमिटेड, ठीक है, टाइम बाउंड मैनर में इसको कंप्लीट करना होता है। एंड द मॉडल प्राइमरली फोकस ऑन डेवलपिंग द लॉन्ग टर्म क्लाइंट डिपेंडेंसी ऑन द, ये तो गलत हो जाएगा ना, तो सी विल बी राइट आंसर। कुछ लोग बी मार्क कर रहे हैं, बी नहीं होगा ना, ये तो गलत ही है ना। मॉडल प्राइमरली फोकस ऑन डेवलपिंग लॉन्ग टर्म क्लाइंट डिपेंडेंसी ऑन द सोशल वर्क, नहीं, ये जो टास्क सेंटर्ड मॉडल है वो शॉर्ट टर्म में होता है, लिमिटेड टाइम में गोल ओरिएंटेड अप्रोच होती है, इसको कंप्लीट करना होता है विद स्पेसिफिक क्लाइंट जो प्रॉब्लम है उसको समझना, अंडरस्टैंड करना और उसको लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस्ड होता है ये। जैसे कि मान लीजिए फिक्स है कि आपका, आप सोशल वर्कर ने बोला कि 6 to 12 सेशन आपको मिलेंगे क्लाइंट को। जैसे मान लीजिए 3 वीक या 4 वीक का सेशन रहेगा, क्विक इंटरवेंशन के माध्यम से सोशल वर्क का जो क्लाइंट है वो बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करेगा इसमें। एंड दे विल ट्राई टू कंप्लीट दैट ऑल द टास्क जो कि दिए गए सोशल वर्कर के द्वारा। स्पेसिफिक जो टास्क दिए जाएंगे उसको कंप्लीट भी करना है, तो इस पर फोकस होता है। वो टाइम बाउंडेड होता है, लिमिटेड टाइम होता है, शॉर्ट टाइम होता है। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, यू कैन मार्क ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, साइकोएनालिटिकल थ्योरी तो पता होगा आपको किसके द्वारा दी गई है, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। उनका जो थ्योरी का फोकस किस पे था, उसको डिफरेंट टेक्निक फ्री एसोसिएशन है, अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट है और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है। ये भी एक और ऐड कर सकते हो, वैसे इसमें लिखा नहीं है। इन सबको बेस बनाते हुए उन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। तो ये जो साइको सोशल थ्योरी है आपका सी के साथ पेयर हो जाएगा, साइकोएनालिटिकल थ्योरी। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, अगर आपको मान लीजिए नहीं पता है बाकी थेरेपी के बारे में तो भी आप आंसर लगा सकते हो। वैसे भी आपका जो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है किसके साथ पेयर होगा, कॉग्निटिव थेरेपी। मतलब कॉग्निटिव थेरेपी का हमारा फोकस क्या होता है कि जो भी थॉट नेगेटिव या माइल एलिवेटेड थॉट्स हैं, विचार हैं, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं, उसको बदलना, उसको चेंज करना, उसको आइडेंटिफाई करना, जिसकी वजह से कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके, उसलिए हम लोग नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को बदलते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। तो कई तरीके से कर सकते हैं। और क्या है उसमें, चेंजिंग द मैलेटेड थॉट, क्या क्या बोल दिया मैंने। अच्छा, ये सेकंड के साथ पेयर होगा, चेंजिंग आइडेंटिफाइंग इन दी चेंजिंग दी मैलेटेड बिहेवियर। और बिहेवियरल थेरेपी जो अभी हम लोग बात किए थे, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। ठीक, ये तो हम लोग डिस्कस किए ही थे अभी। अच्छा, कॉग्निटिव थेरेपी किसके द्वारा दी गई है, बताइए। पर्सन सेंट्रेड, जेन पियाजे। जेन पियाजे के द्वारा जो थ्योरी दी गई है उसका नाम क्या है, एनीबडी?
कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाँ सर, जिम किया है। नहीं, तो ये तो कॉग्निटिव थ्योरी है ना, वो अलग है। ये थेरेपी है, वो थ्योरी है। उसमें वो बताते हैं कि बच्चों के अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मानसिक जो विकास होता है, उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। उसमें उन्होंने स्केमा की बात की है, एसिमुलेशन की बात की है, प्रैक्टिस की बात की है। तो वो बताता है कि इस प्रकार से बच्चों को जो माइंड है, बच्चों का दिमाग जो होता है, वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े के माइंड से छोटा है, बट उनका सोचने का तरीका अलग है। इसलिए हम उसकी थ्योरी यूज़ करते हैं एजुकेशन में, रील लर्निंग में, मतलब बच्चों को सिखाने के लिए हम लोग उस थ्योरी का यूज़ कर रहे होते हैं, जीन पियाजे की थ्योरी को। ठीक है, किस प्रकार से थेरेपी और डेवलपमेंट अलग है। नहीं, थेरेपी सी वो एक ही बात है, लेकिन कॉग्निटिव थेरेपी, सिंपल कॉग्निटिव थेरेपी का मतलब होता है कि जहाँ पर फोकस होता है कि जो थॉट्स हैं, जो नेगेटिव जिस प्रकार के हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको फाइंड आउट करना, जिसकी वजह से बिहेवियरल प्रॉब्लम हो रही है, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रही है। जहाँ पर हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वो जैसे डेवलपमेंट ऐड हो जाएगा, उसका मतलब होता है कि स्टेजेस, कि कैसे कॉग्निटिव का विकास होता है, कैसे मन मस्तिष्क का विकास हो रहा है, जो दिमाग है ना, वो किस प्रकार से डेवलप हो रहा है। डेवलपमेंट थ्योरी, जैसे कि साइको सोशल थ्योरी है ना, साइको सोशल थ्योरी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी से अलग है, क्योंकि डेवलपमेंट थ्योरी में क्या होता है, स्टेजेस होती हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो वो डिफरेंट है थोड़ी सी। समझ में आ रहा है? ओके सर। पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला करेक्ट है। दूसरा, कॉग्निटिव थेरेपी प्राइमरली फोकस ऑन दी अनकॉन्शियस डिजायर। नो सर। बिल्कुल, अनकॉन्शियस डिजायर या अनकॉन्शियस कॉन्टेक्स्ट की हम बात करते हैं किसमें, साइको एनालिसिस थ्योरी में, यस सर। जो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ये कॉन्शियस डिजायर की बात कर रहे हैं कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर हम, तो ये गलत है। साइको एनालिसिस यूज टेक्निक लाइक फ्री एसोसिएशन, ड्रीम मैकेनिज्म या ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ड्रीम एनालिसिस, एक ही बात है। तो ये तो बात ठीक लिखी है। बिहेवियरल थेरेपी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग। देखिए, जो बिहेवियरल थेरेपी है, बाकी जितनी भी थ्योरी हैं बिहेवियरिस्ट के द्वारा दी गई हैं, क्लासिकल ऑपरेंट और बाकी, वो सभी उसी पर आधारित है, या उसका जो प्रिंसिपल है, उसका बेस जो है, ये सभी थ्योरी है। तो ये करेक्ट है। इसमें किसी को डाउट? नो सर। ओके, क्या लगा, CBT और RET किसमें था? सर डी पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेनेशन कीजिए ना। बिहेवियरल थेरेपी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल। देखिए, इसका मतलब कि बी वाला या डी? डी सर, डी। देखिए, अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो बिहेवियरल थेरेपी हम लोग बात कर रहे हैं, वो बेसिकली जो प्रिंसिपल है क्लासिकल ऑपरेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग की हम बात किए, इवान पाब्लो की बात किए, B.F. स्किनर की बात किए। तो ये सभी के सभी जो थिंकर हैं, ये जो है, ये बिहेवियरिस्ट थे। इन्होंने बिहेवियर की थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि जो बिहेवियर है, दैट कैन बी लर्न, दैट कैन बी अनलर्न बाई यूजिंग डिफरेंट, लाइक बाई द पनिशमेंट, बाई द रीएनफोर्समेंट। इसके माध्यम से हम बिहेवियर को बदल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अल्बर्ट बंडूरा है, तो अल्बर्ट बंडूरा क्या बोलते हैं कि जो बिहेवियर है, उसको हम लर्न कर सकते हैं बाई मॉडलिंग, लाइक किसी को देख करके, किसी से नकल उतार करके हम सीखते हैं, समझते हैं, उसको लर्न करते हैं। तो जो बिहेवियर है, वो लर्न होता है, उसको अनलर्न कर सकते हैं। अगर नेगेटिव है, अगर अच्छा है, तो उसको हम रिपीट करा सकते हैं बार बार। जैसे कि बच्चा होता है, अगर वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करता है, उसको हम कुछ रिवार्ड देते हैं या कुछ उसको देते हैं, सो दैट कि बार बार वो अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करे। इसका मतलब क्या है कि उस अच्छे बिहेवियर को बार बार रिपीट कराना चाहते हैं। अगर नेगेटिव बिहेवियर है, उसको हम कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए पनिशमेंट है या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो यही बता रहे हैं कि जो बिहेवियरल थेरेपी है, वो किस पे आधारित है, वो है क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी पे आधारित। ये दोनों थ्योरी जो है, एक हमारा इवान पाब्लो की थ्योरी है, एक B.F. स्किनर की थ्योरी है। ठीक है, तो उसी पे आधारित है हमारा बिहेवियरल थेरेपी है। क्लियर? हाँ सर, ठीक है, थैंक यू।
क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। Focus on the client present thoughts and belief rather than the past experience. क्या आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी या बी? साइकोएनालिसिस थ्योरी तो होगा नहीं, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, क्लाइंट पे फोकस होता है। बताइए, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट थॉट एंड बिलीव रादर देन द पास्ट एक्सपीरियंस। तो जो कॉग्निटिव थेरेपी होती है वो हमारा फोकस करती है कि जो करंट में थॉट चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसको हम बदलें, उसको हम चेंज करें। ठीक है, प्रेजेंट टाइम के जो भी इमोशंस हैं, जो बिहेवियर है जिस प्रकार का, उसको हम बदलने की कोशिश करते हैं, वो कॉग्निटिव थेरेपी में आएगा। ठीक है, बी वाला क्लियर। ए नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं वैसे भी। अगर आपको डाउट हो तो बी और डी में होना चाहिए। नहीं सर, बाय मिस्टेक एक कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आप आंसर डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। दस का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 बी होगा डायरेक्ट। बिहेवियरल थेरेपी आप मार्क कर सकते हैं, जिसमें बात कर रहे थे हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की। क्वेश्चन नंबर 11, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है।
सर जी बोलिए। सर ये आप ना थोड़ा वो मतलब साइको एनालिटिक थ्योरी पर्सनल सब वो जो थोड़ा ब्रीफ करके थोड़ा मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करके देखिएगा तो इजी हो जाएगा सर। मतलब मैंने आंसर तो दे दिया अभी। हम्म। हाँ, थोड़ा मतलब सब जो थ्योरी है ना शॉर्ट शॉर्ट करके थोड़ा मतलब समझा देने से ना वो याद रहेगा। ऐसे तो मैंने पढ़ तो लिया सर, लेकिन क्या होता है ना जब क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग। देखिए साइकोएनालिटिकल थ्योरी सिगमुंड फ्राइड के द्वारा दी गई है, ठीक है। इसका जो फोकस है साइकोएनालिटिकल थ्योरी में, उन्होंने बताया है कि जो फ्री एसोसिएशन, अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट की बात की है, चाइल्ड एक्सपीरियंस की बात की है, मतलब बचपन का जो अनुभव है वो कहीं न कहीं जब कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो उसकी जो पर्सनालिटी, उसका जो बिहेवियर होता है, उसका स्वभाव होता है और पर्सनालिटी उसका इम्पैक्ट होता है बचपन में उसका कैसा अनुभव है, मतलब जन्म से लेकर 3 साल तक या 3-4 साल तक जो वो ऐसा जो कुछ वो सीख रहा होता है, नर्चरिंग केयरिंग हो रही होती है उसकी, वो कहीं न कहीं फ्यूचर में जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है। ओके, उसकी उन्होंने बात की अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट की। अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर कि जो भी हिडन हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रगल होते हैं, ठीक है, जो हमारी डिज़ायर है या हमारी जो फियर है या हमारे जो इम्पल्सेस हैं, जो हम सोच रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, वो कहीं न कहीं हमारी जो कॉन्शियस मतलब हमारी जो चेतना होती है, चेतना जो अवेयरनेस होता है उससे बाहर होती है, उससे परे होती है, उससे आउटसाइड होती है, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होते हैं। ओके, इसका मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे तो बहुत ही कम छोटा हिस्सा होता है, 5% 10% जो हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है, मतलब सचेतक मन में। 90% हिस्सा हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है। मतलब हम जो सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, जो किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, जैसे प्रेम है या घृणा है, हेट है, लस्ट है, ये सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रहता है और वही सब हमारे बिहेवियर में, हमारे स्वभाव में, हमारे कंडक्ट में नज़र आता है। जब हम किसी से बात करते हैं या हम बिहेव कर रहे होते हैं या हमको गुस्सा आ रहा होता है या किसी के प्रति प्रेम होता है, तो वो बिकॉज हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ऐसे विचार, ऐसे थॉट ऑलरेडी हैं। तो उस चीज़ को निकालने के लिए, उस चीज़ को स्टडी करने के लिए जो है सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी हम यूज़ करते हैं और मतलब और डिफरेंट तरीके से उसको समझ सकते हैं कि जो उसके लिए हमारा ड्रीम इंटरप्रिटेशन है, ड्रीम मैकेनिज्म है, वो एक तरीका होता है कि समझने के लिए कि व्यक्ति के जो अनकॉन्शियस माइंड है, कन्फ्लिक्ट है, विचार हैं, उसको अगर समझना है तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन के माध्यम से या फ्री एसोसिएशन के माध्यम से हम उन विचारों को समझ पाते हैं या निकाल पाते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्यों करते हैं? सो दैट कि जो बिहेवियर, अगर नेगेटिव बिहेवियर है, अगर ख़राब बिहेवियर है तो उसको हम बदल पाएँ, उसको चेंज कर पाएँ। व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसमें किसी प्रकार का अगर सही पर्सनालिटी नहीं, सही बिहेवियर नहीं, तो उसको हम बदल पाएँ, चेंज कर पाएँ। तो उसको बदलने के लिए पहले हमको समझना पड़ता है कि ये थॉट कहाँ से आ रहे हैं। वो आ रहे हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर से, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा 95% थॉट, विचार, सब कुछ अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रहता है। वो एक आइसबर्ग का एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये कि अगर छोटा सा टुकड़ा अगर पानी में डालेंगे बर्फ़ का, तो बड़ा हिस्सा नीचे चला जाता है। यही हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। और जो कुछ हिस्सा जो है ऊपर रहता है, नीचे रहता है, ये हमारा होता है सबकॉन्शियस माइंड। और छोटा हिस्सा रहता है, ये कॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। इसका मतलब 95% पोर्शन जो है हमारा, हमारे दिमाग का जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसी में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, उसी में ज़्यादा हमारे विचार होते हैं, थॉट होते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब उसके और भी कई भी एंगल हैं। अब जैसे ईगो, सुपर ईगो है तो उसको समझना अलग है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, उसको डिफरेंट 5 स्टेजेस में है, उसको और तरीके से समझ सकते हैं। एक पूरा पूरा कंसेप्ट है सिगमंड फ्रॉइड का। क्लियर? यस। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू सर। और अगर हम समझें अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट को अगर समझना है और डिटेल में, तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि बचपन में अगर जो बच्चे हैं, अगर माँ बाप लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो जो वो कहीं न कहीं बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है वो नेगेटिव चीज़ें। उसको ऐसा कहीं न कहीं फ्यूचर में उसको डिफ़िकल्टी होती है रिलेशन बनाने में, क्योंकि बचपन से उसने वो देखा हुआ है कि बचपन से ही एक काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट देखी पेरेंट्स के बीच में। तो कॉन्शियस माइंड के अंदर तो उसके अंदर ये डिज़ायर होती है, डिज़ायर फॉर लव एंड अफेक्शन एंड क्लोजनेस, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो ऑलरेडी उसके ट्रॉमा है, इसी वजह से उसको डिफ़िकल्टी होती है बेहतर रिलेशन बनाने में। तो ये बिकॉज ऑफ द अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट विच इज़ अराइजिंग दिस काइंड ऑफ थॉट, कि उसको डिफ़िकल्टी हो रही है नए नए रिश्ते या नए रिलेशन बिल्डअप करने में, बिकॉज ऑफ कि उस दिमाग के अंदर वो सैबोटेज रिलेशन बने हुए हैं, उसको डिफ़िकल्टी हो रही है, फियर बना हुआ है कि पेरेंट्स के बीच में झगड़ा होता था, तो वो ट्रॉमा ऑलरेडी उसके अंदर है। तो हमारा एग्जाम्पल है अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट का। क्लियर? यस सर। ठीक है।
और नेक्स्ट क्या है? तो अच्छा, अभी इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। लगाइए, क्या आंसर दिया आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 11 का C3B। सर आंसर सी होगा। सी होगा? कैसे होगा बताइए। पहले तो फर्स्ट आएगा साइकोलॉजिकल थ्योरी, हाँ सर। सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई बिल्कुल 1900 के दशक में। नेक्स्ट, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी किसके द्वारा दी गई है? एनीवन? सर कार्ल रॉजर्स होगा क्या सर? और ठीक है, और एनीवन? ठीक है, ये जो है आपका 1940 के आसपास, मतलब नॉट एग्जैक्टली ईयर नहीं होता लेकिन वही दशक जो है। कार्ल रॉजर्स। नेक्स्ट है बिहेवियरल थेरेपी। इसमें तो बहुत सारे थिंकर हैं आपके, B.F. स्किनर है, इवा पावलोव है, जिनका फोकस कंडीशनिंग पे रहा है, लर्न बिहेवियर पे रहा है। तो ये आपका 1950। और नेक्स्ट कॉग्निटिव थेरेपी। उन्नीस सौ 70 के दशक में। ये किसके द्वारा दी गई कॉग्निटिव थेरेपी? एनीवन? हाँ, एरोन बी करेक्ट आंसर। ओके, कॉग्निटिव थेरेपी आया, उसके बाद हम CBT पढ़ते हैं कि मतलब जो अगर बेस देखें, मॉडर्न जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, CBT इसको हम बोलते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन द एरोन बी कॉग्निटिव थेरेपी थ्योरी पर आधारित है। तो अभी आपका पहला आ जाएगा, उसके बाद हम लोग कौन सा वर्क कर सकते हैं? पर्सन सेंटर्ड। ठीक है, तो ये आई थिंक ज़्यादा रेलेवेंट है। आप कौन सा बोल रहे थे? C? सर मैं 3 बोल रही थी सर। 3? नहीं, 3 तो वैसे नहीं हो, हाँ नहीं होगा सर। वो तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में तो यही आएगा और पहला तो ये है। इन दोनों में आप कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा बस। सो यू कैन मार्क ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एलिमेंट? पर्सन सेंटर्ड थेरेपी क्या होता है बताइए? या इसको क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। कार्ल रोजर के द्वारा दिया गया ये एक नॉन डायरेक्टिव अप्रोच होती है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर जो सोशल वर्कर का जो काम होता है ना, वो होता है पॉजिटिव रिगार्ड क्रिएट करना। मतलब होता है कि जब व्यक्ति जो क्लाइंट है ना, उसको किसी प्रकार से हम जज नहीं कर रहे होते हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट द क्लाइंट विदाउट एनी काइंड ऑफ जजमेंट और प्रेजुडिसेस। उसके रिगार्डिंग कोई किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे होते हैं, हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं, तो वो सब नहीं करना होता अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के माध्यम से। दूसरा होता है एम्पैथी शो करना, एम्पैथेटिक होना, कि व्यक्ति की जो फीलिंग है, जो उसका व्यवहार है, उसको अंडरस्टैंड करना, डीपली अंडरस्टैंड करना। ऐसा लगना चाहिए, वी शुड बी वेरी अटेंटिव, व्यक्ति को लगे कि वो हमारी बात सुन रहा है सामने वाला, तो इसे एम्पैथी शो करना। और कॉन्ग्रुएंस,
मतलब जेन्यूननेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, वो उस चीज़ का व्यक्ति जो क्लाइंट है उसको अनुभव होना चाहिए कि जो है जिस प्रकार की काउंसलिंग दी जा रही है वो सही है, ट्रांसपेरेंट है, जेन्यूननेस है उनके काम में। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन बोल सकते हैं कि फोकस किया जाता है इन पर्सन सेंटर्ड थेरेपी के अंदर। फ्री एसोसिएशन तो इसका आपका सिगमंड फ्राइड का टेक्निक है। इसका मतलब होता है कि जहाँ पर हम अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, जिन थॉट्स की हम बात कर रहे हैं जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर है या किसी भी रूप में, उनको बिना किसी सेंसरशिप के, मतलब जैसे भी विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, चाहे वो प्रेम के हों, चाहे हेट के हों, किसी प्रकार के हों, गुस्सा के हों, वो विदाउट सेंसरशिप उसको हम डायरेक्टली एक्सप्रेस कर पाते हैं, करते हैं या फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं। वो क्लाइंट, बेसिकली जो क्लाइंट है वो सोशल वर्कर के सामने अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, नेगेटिव पॉजिटिव किसी प्रकार के हैं, वो फ्री एसोसिएशन के माध्यम से एक्सप्रेस करता है या फ्रीली एक्सप्रेस करता है, विचारों को रखता है विदाउट एनी काइंड ऑफ सेंसरशिप। और उसको आधा, जैसे कि कभी कभी क्या होता है लोग पूरा बात नहीं बताते हैं, आधा बताते हैं, तो उस चीज़ को पूर्ण रूप से बताना। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? क्या बोल रहे हैं कि कौन सा की एलिमेंट नहीं है पर्सन थेरेपी का? एम्पैथी है, ये वाला नहीं है, ये हमारा सिगमंड फ्राइड का टेक्निक है। तो सी विल बी राइट आंसर। इज इट क्लियर? Yes, sir. That's it. क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा पेयर करेक्ट मैच कर रहा है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, D. D. यही कर रहा है ना, एलिस, एल्बर्ट एलिस, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। क्लियर है? Yes, sir. बाकी तो हम लोग डिस्कस किए हैं, तो पता ही होगा कौन किसका पेयर करेगा। सिगमंड फ्राइड आपका साइकोएनालिटिकल थ्योरी है, कॉग्निटिव थेरेपी आपका एरन वीक हो गया, और पर्सन सेंटर्ड थेरेपी कार्ल रोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, which of the following statement about the task centered therapy आज करेक्ट? टास्क सेंटर्ड थेरेपी मैंने बताया था आपको, शॉर्ट टर्म गोल ओरिएंटेड, व्यक्ति की जो भी इस पर प्रॉब्लम है उसको हेल्प करने के लिए हम लोग इस टास्क सेंटर्ड मॉडल का यूज़ करते हैं, सो दैट कि जो इमीडिएट इशू है व्यक्ति का उसको हम डिफरेंट टास्क के माध्यम से हेल्प कर पाएँ। किसके द्वारा दिया गया? दैट इज डेवलप्ड बाय द सिगमंड फ्राइड। ये गलत है। इट फोकस ऑन द स्पेसिफिक मेजरेबल गोल, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर्ड, ये भी करेक्ट है। एनीवन? टास्क सेंटर्ड मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? अमित कुमार, रीड, बिल्कुल रीड के द्वारा, विलियम रीड के द्वारा इसको दिया गया है। पूरा नाम विलियम है जे रीड, और कहीं पे लॉरा एपिस्टेन भी लिखा हुआ है, तो ये भी सही है। ठीक है, इस मॉडल को हम कई जगह यूज करते हैं, ग्रुप वर्क में भी और कम्युनिटी इंटरवेंशन में भी, इंडिविजुअल काउंसलिंग में भी। सेकंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्या लिखा है कि आइडेंटिफाई द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। Cognitive therapy assume that the negative thoughts pattern contribute to the emotional stress and modifying the pattern can improve mental health. सर 14 का सेकंड हो। 14 का क्या लिखा है? फर्स्ट लिखा है ना, मैंने क्या मार्क कर दिया?
आपने सेकंड किया। ओके, गलती से मार्क हो गया होगा इसको, क्योंकि थर्ड तो गलत ही है, ये तो गलत है ना, तो ये वाला यस करेक्ट। सर। ओके, क्या आंसर होगा? दैट इज़ द ऑप्शन नंबर पहला, सही है, करेक्ट है। तो ये जो है हमारे टोटल 15 क्वेश्चन एमसीक्यू को डिस्कस हो गए हैं, थ्योरी भी डिस्कस कर ली हम लोग। आज की क्लास में इतना ही, एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, आई थिंक फ्रॉम यूनिट 4। और आप लोगों का जो टाइम टेबल मैंने दिया हुआ है उसको फॉलो करिए, उसी के अनुसार आपको पढ़ना है। बाकी एक्स्ट्रा टॉपिक है वो हम अलग से क्लास में डिस्कस करते रहेंगे जब तक कि हमारे PYQ स्टार्ट नहीं होंगे, ठीक है। जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, बाकी जिन लोगों को बाकी डाउट थे क्लास को रिगार्डिंग टाइम टेबल के रिगार्डिंग, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी लोग लीव कर सकते हैं क्लास। सर मैंने ना लास्ट में ज्वाइन किया था, काइंडली सर प्लीज अपलोड कर देना सर क्लास। ठीक है हमें सर CVT एंड REVT में क्या डिफरेंस होता है? देखो CVT में मतलब ऐसे देखते हैं ना कि जो थॉट है हमारे, जो फीलिंग्स हैं, बिहेवियर है, वो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। तो हमारा फोकस होता है कि जो भी डिस्टॉर्टेड या इरेशनल थॉट हैं उनको मॉडिफाई करें, उसको चेंज करें। वैसे देखा जाए तो एक ही जैसे हैं, लगभग सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि थ्योरेटिकल फाउंडेशन एक ही जैसी है, तो उस प्रकार से हम देख सकते हैं। वो जो आपका REVT है, जिसको मैंने बताया था एल्बर्ट के द्वारा एलिस का दिया गया था, उसमें जो भी इमोशनल डिस्ट्रेस मतलब अराइज होता है बिकॉज ऑफ इरेशनल बिलीफ है, हम जैसा मानते हैं या हमको ऐसा लगता है, उस चीज़ पर हमारा फोकस होता है कि उसको हम कैसे बदलें बाय दी रैशनल थिंकिंग। एक पॉजिटिव रैशनल थिंकिंग डेवलप करने से क्या होगा कि जो हमारे इरेशनल थॉट आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं बदल जाएंगे, पॉजिटिवली हम चेंज कर सकते हैं। तो वैसे तो लगभग एक ही जैसी है, थोड़ा बहुत चेंजेस है अगर उसको आप देखोगे। क्योंकि CVT में हमारा फोकस होता है कि सभी प्रकार के जो थॉट्स हैं, बिहेवियर है या फीलिंग्स हैं, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। दोनों ही थेरेपेटिक अप्रोच है, मतलब दोनों ही एक ही जैसे टाइप के हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। वॉइस सही नहीं से मेरी आवाज़ नहीं आ रही? सर आ रही हूँ। ओके, आ रही है। सर मुझे सर क्लियर नहीं आ रही सर वॉइस आपकी, वो सब थोड़ा सा डिफरेंस है सर, समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं देखो, मैंने ये बोल रहा हूँ कि दोनों के दोनों, चाहे CVT हो या REVT, दोनों ही दोनों आपके सोशल वर्क हम लोग यूज़ करते हैं। लगभग फोकस होता है कि इमोशनल और जो बिहेवियरल चैलेंज है उसको ठीक करना, उसको एड्रेस करना। ओके, उसके लिए हम लोग थॉट या जो फीलिंग्स हैं या जो बिहेवियर है, ओके, उसको एग्जामिन कर रहे होते हैं। दोनों में यही काम हो रहा होता है, समझ आ गया। बट इसमें क्या होता है, CVT में हमारा जो होता है कि हम मानते हैं कि हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट हैं या जो फीलिंग्स हैं, सब आपस में कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, ओके। तो यहाँ पर हम कलेक्टिवली चीज़ों को देख रहे होते हैं। और जबकि जो आप REVT है, वहाँ पर हमारा फोकस होता है कि जो नेगेटिव थॉट है ना, उसको हम रैशनल थिंकिंग से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इरेशनल थॉट क्रिएट हो रहे हैं, या हम जो अज्यूम करके बैठे हैं कि ऐसा हो सकता है बिकॉज हमने ऐसा मान लिया है, तो उसको हम रैशनल थिंकिंग के माध्यम से बदल सकते हैं। वो लगभग एक ही जैसा है, थोड़ा बहुत बदलाव है, अदरवाइज़ आप देखोगे तो वैसे एक ही जैसा है, क्योंकि दोनों का काम ही है कि मॉडिफाई करना, जो नेगेटिव थॉट्स को बदलना, चेंज करना, ठीक है, इमोशनल बिहेवियरल चैलेंज को एड्रेस करना। दोनों ही थेरेपी सी, ये हम यहाँ पर इंडिविजुअली पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जनरली होता है क्या है कि जब भी कोई सोशल वर्कर या कोई व्यक्ति ये जो थेरेपी यूज़ करता है, तो एक ही केस में मल्टीपल थेरेपी यूज हो जाती हैं। वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, डिपेंड करता है कौन किस प्रकार का क्लाइंट है, कौन सी थ्योरी हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सी रेलिवेंट होगी यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में। सो बहुत सारी थ्योरी एक साथ यूज होती हैं, बट जनरली हम पढ़ते हैं इसलिए सो दैट कि हम थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। ठीक, ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का?